नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें दोस्तों हमने जो आपका फर्स्ट था भूगोल, ठीक है, उसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। 6 चैप्टर थे और 6 चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पर्सन आंसर भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसके बारे में। तो जो पहला अध्याय है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो यहाँ पे इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाला है। तो जैसा कि मैंने पोल करके आपको पूछा था और आपके जो कमेंट थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको पोल करूँगा, तो आप वहाँ पे बताना है कि इसके बाद हमें इतिहास पढ़ना है या फिर क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा है लोकतंत्र, लोकतंत्र तो ये क्या है। तो लोकतंत्र, लोक का मतलब क्या होता है, जनता। क्या होता है, जनता या फिर लोग। अब लोगों से, लोगों के द्वारा कोई तंत्र का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। भारतीय संविधान में जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी वो लोकतंत्र की गई थी। काफ़ी जगह आप देखेंगे लोकतंत्र की सरकार बनती है, मतलब जनता के द्वारा, क्या, जनता के द्वारा, जनता का जो शासन है उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। किस प्रकार से इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि आपने मान लीजिए कि लोकसभा के लिए किसी भी प्रधानमंत्री पद पे कोई खड़ा होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वो क्या होता है, मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसी बेस पे दोस्तों वह क्या करेगा, अपना वोट देगा कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की गवर्नमेंट, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो सरकार में आए और वो देश को चलाने के लिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो समस्त गतिविधियां हैं उनको सही से चलाए। इसीलिए दोस्तों लोगों के द्वारा ही, हमें जो जनता के द्वारा ही क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और वो ही जाके क्या बनता है, आपका एक शासन करने वाला व्यक्ति बनता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, ठीक है। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, ठीक है। तो ये लाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहले ही ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लोकतंत्र है वो किस शब्द से बना है। तो ये यूनानी शब्द, आपको ये याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है अरबी शब्द है, फारसी है, संस्कृत है या यूनानी है, तो आपको बताना है कि ये यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया, इससे बना है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का होता है लोगों का शासन। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। अभी अभी हमने ये बताया कि जो लोकतंत्र है उसमें जो शासक होता है, जो भी आपका चुनाव जीतने के बाद जो लोकसभा में प्रधानमंत्री के पद पे आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही होता है और वही हमारे क्या करता है, शासन करता है। उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई है। ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई आपकी कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा जो बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है, वही क्या होता है, आपका लोकतंत्र होता है। और ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने ये शब्द कहे हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। अब देखिए, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से आप चुनाव जो प्रक्रिया होती है उसमें आप भाग लेते हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति को वोट करते हैं जो आपको चाहिए, मतलब जिसको आप देखना चाहते हैं। भारत की बात करें तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो आप ही नहीं चाहा कि मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो फिलहाल वो है। इस प्रकार से लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। अभी अभी हमने बात की, अब वयस्क की जो उम्र है वो कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने पहली एक दो लाइन में जो क्लियर किया है वो हम यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे लोकतंत्र को, क्योंकि ये हमारे दैनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसलिए आप इसको आराम से समझेंगे। इसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। मतलब जो भी लोकतांत्रिक सरकार बनती है वो संवैधानिक कानूनों, मतलब हमारे जो संविधान है, आपने पता है कि संविधान बना हुआ है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो इंडिया का है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो संविधान में लिखे गई बातें हैं उनके आधार पे हमें उनको मूल रूप से रखते हुए उस प्रकार से हमें शासन गतिविधि चलानी होती है और उनको ध्यान में रखता होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर क्या होता है, कानून का निर्माण और कानूनों का जो आधिकारिक रूप से प्रयोग है वो किया जाता है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है।
तो चीन में देखो, चीन की बात की गई यहाँ पे, तो चीन का मतलब यहाँ पे जोड़ा गया है कुछ, ताकि आपको समझ में आ सके चीन में किस प्रकार की सरकार होती है। और चीन की जो संसद है उसको हम जन संसद कहा जाता है, इस प्रकार से। आगे देखिए, चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिटी दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव कम्युनिटी पार्टी को ही बनाती है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी पार्टी होती है, उससे आपको चीन में एक इजाज़त लेनी होती है कि हमें उम्मीदवार है उनको हम उतारना चाहते हैं, कौन सा उम्मीदवार है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से वहाँ पे देखा जाता है। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। मतलब आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जो सैनिक है, सेना है, उसी को सर्वोच्च माना जाता है, उसी के आधार पे है वहाँ पे निर्माण होता है, वो चाहे जिसको बना सकती है, चाहे जिसको बिगाड़ सकती है, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नों के बारे में। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया कि लोकतंत्र क्या होता है, किस लिए होता है ना। अब इसको विस्तार से हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और एक स्टूडेंट है सानिया स्केच करके कुछ बना रखा है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ती हूँ। बाकी कितने लोगों ने, लगभग 50 लोगों ने देखा ही है ना, तो 50 लोगों में एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है। आप सोच सकते हैं आप कहाँ पर जा रहे हैं। बाकी हो सकता है कि यार कुछ भी, चलो छोड़ो। यहाँ पे देखिए, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में किसने सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। तो ये अभी अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। यानी कि दोस्तों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय कौन लेता है, हमारे द्वारा जो चुना जाने वाले लोग हैं वही तो लेंगे। सरकार का अलोकतांत्रिक स्वरूप क्या है, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सैनिक शासन है, तो ये दोस्तों क्या है, सरकार का अलोकतांत्रिक स्वरूप है। और राजतंत्र, जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि जो ये मुस्लिम कंट्रियाँ है, जैसे कि कुछ कंट्रियाँ की जैसे कि है हमारे, तो वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब वहाँ पे राजा शासन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रानी, जैसे कि पिछले आपने इतिहास में पढ़ा है कि इंग्लैंड में कौन सी थी रानी का शासन था, विक्टोरिया रानी वगैरह आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से, है ना। तो वो क्या था, एक राजतंत्र था। वहाँ पे मतलब एक के बाद एक उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के सदस्य क्या करेंगे, शासन करेंगे देश पे, इस प्रकार से। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है व्यक्ति, इसलिए प्रत्येक वर्ष सरकार बदलती है। प्रत्येक वर्ष नहीं, सॉरी, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, मतलब आप समझ जाइए। सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का हक हासिल नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। जबकि दोस्तों अगर भारत में बात की जाए तो शायद 1861 के आसपास की बात होगी, उस समय महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है वो दिया गया था। तो यहाँ पे डेट दोस्तों एक बार कंफर्म नहीं है, हो सकता है यही है या गलत हो सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर गलत हो तो, ठीक है। बाकी मैंने बोल रखा है कि दोस्तों कोई भी अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आगे देखिए, कोई एक लोकतांत्रिक कार्य लिखिए। तो न्यायपालिका, स्वतंत्र या अन्य कोई। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक जो न्यायपालिका है, ठीक है, यानी कि न्याय जो बनाती है वो कौन बनाता है, संसद। संसद किसके मिलके बनी होती है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनसे मिलके क्या होता है, हमारी संसद का निर्माण होता है और इनमें अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। ये कानूनों का निर्माण भी करती है, इनके हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, कोई एक गैर लोकतांत्रिक कार्य लिखिए। सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब गैर लोकतांत्रिक कार्य क्या होगा, सरकार का कोई मतलब नहीं है, सरकार बोल दे कि हमारा कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का जो प्रतिवेदन होगा, इस प्रकार की जो गतिविधि है, वो एक गैर लोकतांत्रिक के रूप में आएगी। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा है, हिटलर। हिटलर का नाम आते ही आप सभी समझ जाते हैं कि हिटलर एक तानाशाही सरकार थी, जिसने अपने हिसाब से अत्याचार किए, अपने हिसाब से उन्होंने शासन किया। मतलब कोई लोकतांत्रिक नहीं था, कोई संवैधानिक रूप नहीं था, बस जो उनके हिसाब से था, उनको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा उन्होंने किया। उसको बोलेंगे अपन तानाशाही सरकार। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जो प्रभावित किया था, वो पहली ही लाइन थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये किसने किया था, अब्राहम लिंकन ने। तो यहाँ पे ये थोड़ा जो आंसर वो गलत लिखा गया है, ठीक है। किस प्रकार से किया है ये हमें बताना था, जो मैंने बता दिया क्या, कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के हक के लिए, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन है उसी को हम क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे म्यांमार है वो लोकतांत्रिक नहीं है, अभी भी यहाँ पे क्या है, अलोकतांत्रिक सरकार है, मतलब एक बोले कि राजतंत्र है वहाँ पे चलाया जाता है या फिर सेना का। निम्नलिखित में से किस देश में सिर्फ शासन दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो मैक्सिको में दोस्तों जो शासक दल है वो ही चुनाव लड़ सकता है। तो शासक दल का मतलब क्या हो गया, जो लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ पे, कहने का मतलब, क्योंकि लोकतांत्रिक होगा तो शासक नहीं होगा। शासक का मतलब जो, जैसे कि राजा महाराजे थे, पहले राजा बना कोई, उसका पुत्र या उसके परिवार में से किसको बनाया जा रहा है तो वही बनेंगे, दूसरा नहीं बन सकता, ऐसे ही यहाँ पे होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था? अपने मत के पक्ष में आपको दलील देनी है। नहीं, मतलब 2005 तक ये एक लोकतांत्रिक देश था ही नहीं। नेपाल में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी। नेपाल का राजा राजघराने में पैदा होने के कारण शासक बनता था। मतलब 2005 से पहले पहले यहाँ पे क्या होता था, राजा जो अपने घर में जो भी राजा बन रहे हैं, जैसे अभी अभी मैंने बात की, उसका पुत्र होगा, फिर उसका पुत्र उसके परिवार में से ही होगा, इस प्रकार की थी। उसके बाद में फिर लोकतांत्रिक बाद में आया है। क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है? तो नहीं, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे सैनिक शासन है। देखिए पाकिस्तान में सैनिक शासन है, उसी प्रकार से यहाँ भी सैनिक शासन है। शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, मतलब जो शासन कर रहे हैं उनके जो फैसले होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें लोगों की कोई भूमिका नहीं है। लोग तो सिर्फ वहाँ पे इस तरह से रह रहे हैं, बाकी एक राजा है, बस वही कहेगा वही होगा, उसको बोलेंगे अपन अलोकतांत्रिक। ठीक है। क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत में आपको बताना है। तो नहीं, वहाँ पे भी क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है, वो भी क्या है, अलोकतांत्रिक है। वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भी एक राजा है, वही शाही तरह से वहाँ पे राज करता है, और उसके द्वारा दिए गए जो आज्ञाएं हैं उनका पालन किया जाता है, उनके द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन्हीं को हम एक्सेप्ट करते हैं, इस प्रकार से, है ना। और साथ ही साथ महिलाओं को वोट डालने का हक भी वहाँ पे नहीं है। राज परिवार में जन्म लेने का कारण यहाँ पे हक पाया जाता है। क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी चीन में चुनाव लड़ने के लिए पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मंजूरी अवश्य लेनी होती है। लेकिन दोस्तों भारत में ऐसी किसी प्रकार की होती है क्या कि आपको कोई पार्टी हो, उससे आप अनुमति लो, वो बोलेगी तो ही आप चुनाव लड़े? तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी अगर आपको मतलब किसी से इजाज़त लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको स्वतंत्र नहीं है आप उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे अपन इसे कह सकते हैं। केवल कम्युनिटी पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं, मतलब गिने चुने लोग हो गए, इसलिए यहाँ पे हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं ये आपको याद करना है, 100%, मतलब 100% ये एग्जाम में आपका आएगा ये प्रश्न। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। एक व्यक्ति एक वोट का जो है मोल वो रखता है। कानून का राजा और अधिकारियों का आदर किया जाता है। शासन में भागीदारी की सबको समान अवसर दिया जाता है। मतलब आपके पास एबिलिटी है तो आप शासन करने में वहाँ पे मतलब लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आप अपनी भागीदारी पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता। ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब आपने वोट दिया उसका भी एक मूल्य है, मैंने वोट दिया उसका भी एक मूल्य है। मैं किसको दे रहा हूँ, आप किसको दे रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक वोट एक मत का अधिकार होता है कि उनकी राय जानी जाती है कि वो लोकतंत्र में किसको शासक बनाना चाहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लोकतंत्र सरकार की नागरिक को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो दोस्तों लोकतंत्र में सरकार जो स्वतंत्रताएं दी जाती है वो अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद आपका 14 से लेके अनुच्छेद 22 तक इसका विवरण है वो दिया गया है। उसमें दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें दोस्तों जैसे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों उसमें आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि दोस्तों आपातकाल की स्थिति में हटा लिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको स्वतंत्रता होती है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कहीं भी आप बातें कर सकते हैं, आप विचार अभिव्यक्ति का आपको ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपदा होती है किसी प्रकार की, जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में क्या था कि एक महामारी के दौर से देश गुजर रहा था, तो उस समय आपको कहीं भी आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। आपको मतलब अधिकार आपसे वापस ले लिया गया था, और आपको बोलने का अधिकार था वो वापस ले लिया गया। आप गलत गतिविधियाँ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहीं पे भी घूम नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार की कुछ 6 अधिकार हैं मौलिक, उनको आप वापस ले सकते हैं, ये संविधान में वर्णित है। बाकी जब आप पढ़ेंगे विस्तार से तो आप प्रत्येक मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, ये सारे इसमें दिए गए हैं।
यहाँ पे देखिए मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रेस को पूर्ण आज़ादी। तो भारत में दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत में क्या प्रत्येक जहाँ पे प्रेस है, जिसको अपन न्यूज़ बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर जिसको बोलते हैं, उनको पूरी आज़ादी है कि वो अपनी जो बात है, जो जनता की बात है, जो लोगों की बात है, वो सबके पास पहुंचाए कि क्या क्या गतिविधियां भारत में हैं। अगर भारत की बात की जाए तो क्या चल रहा है देश में, किस प्रकार की गतिविधि है, क्या लोगों की मांग है, किस प्रकार से वो अपना मत रखना चाहते हैं, ये सारी बातें कौन रखता है? प्रेस। ठीक है, तो ये विशेषताएं होगी। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ समान लक्षण आपको बताने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो लोग सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आप राजा हैं और कोई हम प्रजा है मान लीजिए, ठीक है, तो राजा के खिलाफ कभी कोई बोला है कि आपने इतिहास पढ़ा है, देखा है, जो राजा ने कह दिया बस वही होगा, तो आप उनके खिलाफ है कोई आलोचना नहीं कर सकते। शासनकर्ता सर्वा होता है, मतलब जो शासन कर रहा है वही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसने जो कहा वो किया, उसने जो नियम बनाया वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता, विपक्ष होता ही नहीं है भाई साहब। एक ही आदमी राजा बना है तो विपक्ष कौन होगा? कोई नहीं होगा। मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। अब कैसे होगी? वो भाई साहब किसी को भी उठा के जेल में पटक देगा, अत्याचार करेगा, मरवा देगा, तो नहीं है ना। लेकिन संविधान में ऐसा दिया गया है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकारें संविधान के हिसाब से चलती है। प्रेस को पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं होती। मतलब आप राजा है तो आप, मतलब प्रेस है मान लीजिए आपके पास, तो आप जाके राजा के खिलाफ लोगों से वोट मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, वो डरेंगे कि राजा मुझे पकड़ लेगा, मार देगा। तो इस प्रकार की आज़ादी भी नहीं मिलती है। लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क आपको देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया दोस्तों। सारे पर्सन ऐसे बता रहा हूँ मैं, एक भी भले ही आपका प्रथम टेस्ट हो, द्वितीय टेस्ट हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, इस चैप्टर में से एक भी बाहर नहीं जाने वाला। एक एक चैप्टर, एक एक जो आपका पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क: शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप, बेहतर निर्णय लेने की संभावना, नागरिकों का सम्मान, मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध, गतिविधि के सुधार के अवसर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। लोकतंत्र के खिलाफ आपको बताना है। तो देखिए अस्थिरता, मतलब स्थिरता नहीं रहती, इसमें अस्थिरता रहती है। इस अस्थिरता क्यों रहती है? क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी कि तो अलग अलग जो लोग हैं वो आएंगे वहाँ पे, अलग अलग लोग आएंगे तो अलग अलग उनकी सोच के हिसाब से कानून का निर्माण होगा, अलग अलग जो कार्यप्रणाली है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह नहीं है। फैसलों में देरी इसलिए आएगी कि बहुत सारे लोग होंगे, किसी की क्या राय है, किसी की क्या राय है, सबसे आपको सहमति लेना आवश्यक है, इसलिए देरी होगी। जबकि लोकतंत्र जो आपका राजतंत्र होगा, ठीक है, गैर अलोकतंत्र होगा, उसमें राजा रहेगा, उसने जो बोल दिया वो हो गया, टाइम नहीं लगा। भ्रष्टाचार की संभावना लोकतंत्र इस प्रकार से बनी होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निज स्वार्थ के हिसाब से कार्य करता है, इसलिए वो चाहता है कि बस मुझे सबसे ज़्यादा लाभ होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। ये आप देख रहे होंगे कि अभी तक आपने देखा कि कोई भी नेता बन गया तो वह बस अपना धन इकट्ठा कर रहा है, अपने आसपास मतलब अपने लिए कर रहा है। बाकी देखिए रोड बन रही है उसमें कम पैसा लगा रहा है, कुछ भी सरकारी कार्य होते हैं उसमें कम पैसा लगाता है, अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देता है। चुनावी प्रक्रिया महंगी है क्योंकि इसमें आपको रैलियाँ निकालनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। जबकि राजतंत्र है, भाई राजा का बेटा राजा बन गया, ख़त्म, कोई चुनावी दौर ही नहीं है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसले लेने में कठिनाई, क्योंकि लोग कई बार समझ नहीं पाते किसको वोट दे, किसको नहीं दे, किस प्रकार की गतिविधि, तो ये एक कठिनाई है। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न आएंगे। ये मैं दोस्तों आपको स्लाइड करके दिखाऊंगा, है ना, जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर आपको दिया गया है, अलोकतांत्रिक दिया गया है पहले का, फिर पक्का नहीं है, फिर लोकतांत्रिक है, फिर अलोकतांत्रिक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है वो लिखना है, ठीक है। वो आगे और ऊपर लिखा है हमने, तो मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ दिया गया है, तो कै वाला हो गया, तो वह क्यों नहीं है इसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो इनको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैं स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने यहाँ पे रोक दिया है, आप इसको भी वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिए, और इसके जो आंसर है आपको नीचे लिखे मिल जाएंगे, कै ख ग जो भी है, इन सबको आपको देख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि जो भी चैप्टर मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप, बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी कोई भी आपको कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को इन्वाइट करने की कोशिश करें,
साथ ही इसके अलावा दोस्तों हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों हमारा ऐप भी ग्रुप है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है, हमारी वेबसाइट भी है, सारे आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक। आप उनके थ्रू हमें ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे और भी बेनिफिट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्लाइड करके एक बार दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी इनको आप कर लेना। बाकी आपका कोई कमेंट है आप कमेंट ज़रूर करें, जब तक मुझे आपका कमेंट नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं लगेगा आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आप बताइए ज़रूर। अगली वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्लास होगी, वो रेगुलर आपकी देखिए क्लास 9 के लिए मैं रेगुलर क्लासेस ला रहा हूँ। सबसे पहले हम जो एसएसटी का पार्ट है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा जो विषय है आपका, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, साइंस वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके एक एक पढ़ेंगे हम। ये पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट है, जैसा अभी ऊपर था वही यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एक बार ताकि आप देख सकें। जो पहले हमने पढ़ा था वही है बस यहाँ पे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे जैसे यहाँ पे छपे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।